हेलो स्टूडेंट्स। आज छत्तीसगढ़ के जीएस में हम ज्योग्राफी के अंतर्गत सब टॉपिक जो है एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ का ये जो एग्रीकल्चर है या इरिगेशन है, यह टॉपिक जब हम छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी सर्वे हम डिस्कस करेंगे, उस समय भी लेटेस्ट डाटा के साथ हम उसको कवर करने की कोशिश करते करेंगे। ठीक है। अभी हम छत्तीसगढ़ की जो कृषि की जो ट्रेडिशनल टॉपिक है, एग्रीकल्चर की जो जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है। आपको सबको मालूम है कि जैसे कृषि जो है या एग्रीकल्चर जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्लियर चीज़ है ये। और यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो हम मेन फोकस जो है हमारा छत्तीसगढ़ का ही होगा। और छत्तीसगढ़ में लगभग 80% जनता जो है वह किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो उसकी निर्भरता है, वह कृषि के ऊपर है। निर्भरता क्या है? कृषि के ऊपर ही है। ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो कृषि से संबंधित इंडस्ट्री या सेक्टर से लगे हुए हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोग जो हैं, अगर वो वर्किंग में है, तो वह कौन से सेक्टर में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, जो मेन क्रॉप्स हैं या मेन जो क्रॉप है वह जो है धान होता है, राइस होता है। ठीक है। फूड ग्रेन की बात करते हैं तो मुख्य धान होता है। ठीक है। अगर फूड ग्रेन की बात कर खाद्यान्न की बात करते हैं, अगर ऑयल सीड्स की बात करते हैं, वह जो है ग्राउंड नट होता है। क्या होता है? मूंगफली होता है। ठीक है। ग्राउंड नट जो है इसका मुख्य तिलहन फसल है। ये क्या है? यह तिलहन या ऑयल सीड है। यह मेन क्या है? खाद्यान्न है। खाद्यान्न का मतलब होता है मेन फूड ग्रेन्स जो है वो क्या है? धान है। ठीक है। इसी प्रकार अगर पल्सेस की बात करें, दलहन की बात करें, तो सबसे मेन प्रमुख जो है दलहन जो है छत्तीसगढ़ की, वह चना है। ठीक है। तो ये कभी किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद आया, तो मैं मेन क्रॉप के ऊपर आपको बता दिया। तो अगर धान मुख्य खाद्यान्न फसल है, और ऑयल सीड्स में मूंगफली है, और दलहन मतलब पल्सेस में जो है चना है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की हम अगर तीसरा बात करें, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य जो फसल ली जाती है, धान ली जाती है। और धान की जो मुख्य फसल है, छत्तीसगढ़ के वैसे सभी पार्ट में होता है, लेकिन मेन धान की सबसे ज़्यादा फसल जो है छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में की जाती है। वैसे क्लियर चीज़ें, तो मेन क्रॉप क्या है? धान है। और अगर भारत में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को जो है धान के कटोरा के नाम से, राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरा जो है वह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। ये कुछ बातें हुई। और देखेंगे कि जीडीपी में मतलब जीडीपी मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट का सीजी स्टेट जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एस छत्तीसगढ़ के स्टेट का जो जीडीपी है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान जो है, अगर देखा जाए तो यह भी 16 एंड 17% के आसपास वेरी करता है ना। मतलब छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी में, वह 16 से 17% के बीच में वेरी करता रहता है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम क्लासिफिकेशन देखें फसल का, तो अगर हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हम देख रहे हैं फसलों का, तो देखिए मेन क्रॉप तो दो ही होता है। एक तो होता है आपका अ, रबी की फसल होती है, और दूसरी होती है खरीफ की फसल होती है। ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, दूसरा होता है फूड ग्रेन होता है, और दूसरा होता है नॉन फूड ग्रेन होता है। क्या होता है? फूड ग्रेन होता है या नॉन फूड ग्रेन्स होते हैं ना। तो बहुत सारे फसलों के क्लासिफिकेशन के अपने अपने तरीके हैं। तो पहला तरीका हम बोलते हैं, ये पहला जो तरीका हम देख रहे हैं मौसम के आधार पर। किसके आधार पर देख रहे हैं? मौसम के आधार पर, मतलब सीजन के आधार पर। इसको बोलते हैं सीजन के आधार पर, बेस्ड ऑन सीजन या मौसम के आधार पर। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है खरीफ का क्रॉप। क्या होता है? खरीफ का क्रॉप होता है, खरीफ की फसल कहा जाता है। दूसरा होता है इसमें रबी की फसल कहा जाता है, रबी क्रॉप कहा जाता है, या रबी की फसल कहा जाता है। ठीक है।
और तीसरा जो क्रॉप होता है जो रबी और खरीफ के बीच का शॉर्ट टाइम पीरियड में तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, जायद फसल कहा जाता है। जायद जायद क्रॉप कहा जाता है, या इसको हिंदी में भी जायद ही फसल कहा जाता है। ठीक है, तो सीजन के हिसाब से अगर कैटेगराइज किए तो तीन प्रकार के हो गए, खरीफ का क्रॉप हो गया, और खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, और जायद फसल हो गया। ठीक है। ठीक है, तो खरीफ के अंतर्गत जो है, का फसल किसको कहा जाता है, वह क्रॉप जो मतलब मानसून के समय में होता है ना, 15 से जून जुलाई में जो बोया जा रहा है, और जो अक्टूबर और नवंबर में क्या हो रहा है, तैयार हो जा रहा है। ऐसे क्रॉप्स को हम खरीफ की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत जो मेन क्रॉप है वो क्या है, राइस होता है। क्या है, मुख्य फसल क्या है खरीफ की फसल में, राइस होता है। ठीक है, राइस है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, राइस, ज्वार, बाजरा, और जैसे मोटे अनाजों में कोदो है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी भी होता है, खासकर छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न और सदर्न एरिया में। ठीक है, मेज भी जो है यह खरीफ की फसल होती है। ठीक है, ये फूड ग्रेन्स हो गया खरीफ का, तो इसमें राइस हो गया, ज्वार हो जरा, बाजरा हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, सोयाबीन भी जो है वह कैसा फसल है, वह भी खरीफ की फसल होती है। ठीक है, मूंगफली भी ग्राउंड नट भी जो है यह खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फसल हैं जो जून जुलाई में बोए जाते हैं, और वो प्रिपेयर कब हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, इनके लिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे फसलों को हम क्या कह रहे हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। दूसरी बात करते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में यह बोई जाती है, और यह मार्च अप्रैल में क्या हो जाता है, यह तैयार हो जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में क्या हो रहा है, यह प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे फसल को हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, तो रबी की फसल के अंतर्गत जो मेन क्रॉप होता है, रबी की फसल में जो मेन क्रॉप हो रहा है, ठीक है, वह होता है वीट होता है। क्या होता है, वीट होता है, गेहूं है। ठीक है, अब गेहूं होता है, चना है, ठीक है, मटर है, सरसों होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये इत्यादि बहुत सारे क्रॉप्स, ये क्या हो गए, रबी की फसल। रबी की फसल का टाइम पीरियड क्या है, अक्टूबर एंड नवंबर में इसको लगाया जाता है, और प्रिपेयर कब हो जाता है, मार्च और अप्रैल में यह तैयार हो जाता है। ठीक है, ऐसे फसलों को हम रबी की फसल करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है, तीसरा जो मेन क्रॉप होता है वह है फसल, जायद फसल कहा जाता है। यह जायद फसल जो है, यह यह रबी और खरीफ के जो टाइम पीरियड होता है ना, बीच का टाइम पीरियड, मतलब ये अ, मार्च अप्रैल में इसको लगाया जाता है, और यह प्रिपेयर कब हो जाता है, जून जुलाई में ये प्रिपेयर हो जाता है ना। तो मार्च अप्रैल टू मई, और जून या जून जुलाई, जो मई जून होता है बेसिकली ये। ठीक है, तो ऐसे फसल को हम क्या कहते हैं, जायद की फसल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो खरीफ और रबी का फसल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें इस प्रकार की फसल को लिया जाता है। तो इनका टाइम, जो प्रिपेयर होने का जो टाइम होता है, अपेक्षाकृत जो है वह छोटा होता है, कम समय में यह तैयार हो जाता है। जैसे आप देखते हैं मार्केट में आता है, गर्मी जैसे स्टार्ट होता है, तरबूज होता है, फिर एक खरबूज है जिसको मस्क मिलन कहा जाता है, वाटर मिलन, मस्क मिलन। ठीक है, ककड़ी है। ये सब क्या है, ये और बहुत सारी तरकारियां होती हैं, सब्जियां होती हैं। ठीक है, और जो ये जायद की क्रॉप्स के अंतर्गत यह आती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह अकॉर्डिंग टू सीजन हो गया। दूसरा जो होता है जो प्रकार है, वह होता है मतलब इसके मतलब उपयोगिता के आधार पर। दूसरा जो है प्रकार है, वो कैसे है, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर, कैसे हम इसका उपयोग कर रहे हैं, उस आधार पर जो है दूसरा जो कैटेगरी है, हम देखिए उपयोगिता के आधार पर ना, उपयोग होने के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर जो जो क्रॉप है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के हैं क्रॉप हैं, जैसे हैं फूड ग्रेन्स हैं, खाद्यान्न फसल है, फूड ग्रेन्स हैं, जिसको हम हिंदी में खाद्यान्न फसल कहते हैं। ठीक है, ठीक। दूसरा उपयोगिता के आधार पर जो है दलहन होता है। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर तिलहन होता है,
और इसको कमर्शियल क्रॉप खुद करते हैं, जिसको नगदी फसल कहते हैं, कमर्शियल क्रॉप, मनी क्रॉप, नगदी फसल। तो ये उपयोगिता के आधार पर होते हैं ना इनके प्रकार जो है, ठीक है। ये खरीफ के भी हो सकते हैं, रबी के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फूड ग्रेन में क्या आ जाएंगे, उपयोगिता के आधार पर सेम वही फूड ग्रेन में क्या क्या आ जाएंगे, सेम वही चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर जो है खाद्यान्न फसल में आता है धान आता है, ठीक है, गेहूं आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, जो मक्का आता है। ये उपयोगिता के आधार पर फसलों के प्रकार हो गए, खाद्यान्न फसल, ठीक है। फिर दलहन के फसल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जिसमें पल्सेस आएंगे पूरे, जैसे उड़द है, मूंग है, ठीक है, चना है, मटर है, इत्यादि। इसमें खरीफ और रबी के खरीफ के अंतर्गत जो आता है उड़द आता है, मूंग आता है, अरहर आता है। रबी के अंतर्गत आता है चना आता है, मटर आता है, ठीक है। तिलहन की जो फसलें हैं उसमें ऑयल सीड्स जिसे निकाला जाता है, जिसे मूंगफली है, ठीक है, तिल है, ठीक है, सोयाबीन है। ये सब क्या है, ऑयल सीड्स जिसे ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। और नगदी फसलें क्या होती हैं, तो नगदी फसलें होती हैं जैसे जिसका पर्पज ही पैसा कमाना होता है, जैसे जूट है, कपास है, टोबैको है, तंबाकू है, ठीक है, गन्ना है, छत्तीसगढ़ में गन्ना का प्रोडक्शन होता है, गन्ना है, शुगर केन जिसको बोलते हैं। ये कैसी हो गई, यह जायद फसलें हो, नगदी फसलें हो, ठीक है। तो हमने फसलों क्रॉप का हमने देखा, एक सीजन के आधार पर तीन, खरीफ फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, और इसमें फूड ग्रेन्स का उपयोगिता के आधार पर फूड ग्रेन्स हैं, दलहन है, तिलहन है, नगदी फसलें ना। तो ये सामान्य सी है जिसको हम मेन जीएस के अंतर्गत भी, भारतीय जीएस के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है चीजों को, ठीक है, ठीक। तो कृषि एग्रीकल्चर जो है जैसे आपने एग्रीकल्चर को आप जान रहे हो, ठीक है। एग्रीकल्चर या कृषि को हम समझ रहे हैं, यह किस क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है ना। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, प्राथमिक क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है ना। प्राइमरी सेक्टर में पहला तो एग्रीकल्चर ही आता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड में जैसे पशुपालन आता है ना, पशुपालन, ठीक है, मछली पालन, फिशरीज, ठीक है, आते इत्यादि आ जाता है। और मछली पालन के अंतर्गत चाहे आप पर्ल कल्चर करो, चाहे आप प्रॉन कल्चर करो, सारा चीज जो है मछली पालन के अंतर्गत है। चाहे मोती का उत्पादन भी मछली पालन के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है फॉरेस्ट, आता है इसके अंतर्गत, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं, वानिकी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री आता है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, वन और वानिकी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आता है। उसके बाद आता है माइनिंग आते हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग, जिसको हम बोलते हैं खनन एवं उत्खनन। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आते हैं, यह प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। तो अपना प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी काम है, पशुपालन, मछली पालन, या बोलते हैं पोल्ट्री, ये सब जो है ये फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सब चीजें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है।
ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भारत में जो है कृषि जोत जोत मतलब होता है जितना भी प्लॉग्ड एरिया है, उसके आधार पर जो है क्लासिफ़िकेशन किया गया है। ठीक है? क्लासिफ़िकेशन किया गया है, कौन बड़े किसान कहलाते हैं, कौन छोटे किसान कहलाते हैं, ठीक है? ये क्लासिफ़िकेशन जो है हम जिसको बोलते हैं ना कि मार्जिनल फार्मर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत किसान किसे कहते हैं ना, तो सीमांत किसान वह किसान होता है जिसके पास जो कृषि का जो लैंड है, वह लेस देन 1 होता है। 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर में लगभग जो है 2.5 एकड़ होता है। तो जिनके पास जो है 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है या आस-पास ज़मीन जो दो उसको हम मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है? ये मार्जिनल फार्मर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि छत्तीस मार्जिनल फार्मर्स का जिनके पास जो है 1-2 मतलब 1 एकड़ से कम ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन, ये हेक्टेयर में है, 1 हेक्टेयर से कम लैंड है, उनको हम क्या कहेंगे मार्जिनल फार्मर। उसके बाद आता है स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स या लघु किसान उनको कहेंगे जिनके पास कृषि जो प्लॉट्ड एरिया या कृषि जो लैंड होल्ड कर रहे हैं, वह जो है 1 टू 2 हेक्टेयर के बीच में है। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, तो ऐसे किसान को हम क्या कह रहे हैं? लघु किसान कह रहे हैं। ठीक है? तीसरा जो कैटेगरी है, वह है वो है बोला जाएगा मीडियम मीडियम रेंज फार्मर्स, ठीक है? मध्यम किसान, मध्यम श्रेणी किसान, इसका थोड़ा रेंज ज़्यादा है। मध्यम किसान आएगा जिसके पास जो है लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा 2 हेक्टेयर से ज़्यादा से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है। ठीक है, इसमें भी 2 कैटेगरी है एक 2 से 4 फिर 4 से 10 का होता है, लेकिन मैं एक साथ यहाँ पे लिखा दिया। जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उसको हम मीडियम फार्मर कहेंगे। ठीक है? बिग फार्मर्स या बृहद किसान किसे कहेंगे? जिनके पास क्या हो 10 हेक्टेयर से क्या हो ज़्यादा ज़मीन हो। ऐसे किसानों को हम क्या कहेंगे? बड़े किसान कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? बड़े किसान। मध्यम किसान का रेंज जो है 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में है। इसमें भी जो है 2 कैटेगरी किया गया है, ठीक है? बट हम एक ही कैटेगरी में इसको यहाँ समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन आया हुआ छत्तीसगढ़ के किसी एग्ज़ाम में मार्जिनल फार्मर्स क्या हैं, ठीक है? कि खेतों के जोत के होल्ड कितना खेतों का या फार्मर्स होल्ड कर रहे हैं, उसके एरिया के आधार पर जो है फार्मर्स को हम डिफाइन किए गए हैं, ठीक है? छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो पहले तो इसका आकार बहुत कम था। छत्तीसगढ़ में जो है हम बात करते हैं एवरेज जो है औसत जो प्लॉट्ड एरिया या औसत जो है लैंड होल्ड करता है प्रत्येक व्यक्ति, तो कृषि जोतों का औसत जो आकार है वह जो है 1.60 हेक्टेयर है। छत्तीसगढ़ का औसत कृषि जोत, औसत कृषि जोत। और ये जो डाटा है अपने पास जो है अभी ये 2016
सॉरी 16 नहीं, 2018 का डाटा है ये। ठीक है, ये औसत कृषि जोतों का आकार जो है इतना आता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में औसत कृषि जोत का आकार कितना हो गया? 1.60 हेक्टेयर है ये। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों की संख्या जो है वो मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो है स्मॉल फार्मर्स हैं, और सबसे कम जो है मतलब लार्ज फार्म। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? सीमांत की। ठीक है, उसके बाद क्या है? लघु किसान, के बाद जो है बड़े किसान। ठीक है, इनकी संख्या यही बढ़ते क्रम में आपको दिखाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन में कौन कौन से क्रम में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? और ये आंकड़े जो हैं 2021 2022 के आंकड़े डेटा है अपने पास ये। ठीक है, अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करते हैं ना, फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा 2021-22 में जो फूड ग्रेन्स आया था, उत्पादन हुआ था, सबसे पहले नंबर पर राइस है, फिर मेज़ है, और थर्ड नंबर पर जो है व्हीट है, गेहूँ है। ठीक है, तो धान, मक्का, गेहूँ, ये उत्पादन हुआ था इतना। ठीक है, ठीक है, ये आंकड़ा क्या है? 2021 का आंकड़ा है। अगर इसको और आगे चले जाते हैं, यहाँ पे कोदो कुटकी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोदो कुटकी। सबसे ज़्यादा उत्पादन राइस का हुआ, उसके बाद मक्का का हुआ, उसके बाद गेहूं का, फिर कोदो कुटकी का हुआ। ठीक है, ऐसे उत्पादन का सीक्वेंस है। यह जो है इकोनॉमिक सर्वे में हम पढ़ते हैं, तो ये धान का तो चेंज नहीं होता, बट दूसरे तीसरे में चेंज होते रहता है ये। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, जब इकोनॉमिक सर्वे होगा तो फिर से ये डाटा रिवाइज होगा। ठीक है, दूसरा जो अब बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं ना अपन, पल्सेस में, तो पल्सेस में बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो पल्सेस लिया जाता है छत्तीसगढ़ में वो है चना। ठीक है, चना के बाद जो है तिवड़ा, तिवड़ा को लाखड़ी कहा जाता है। तिवड़ा के बाद तीसरे नंबर पर आता है उड़द। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है तुअर। फिर आता है कुल्थी। कुल्थी भी एक दाल है जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। चना सबसे ज्यादा है, फिर तिवड़ा है, तीसरे नंबर पर उड़द है, चौथे नंबर पर तुअर है, पांचवें नंबर पर कुल्थी। कुल्थी बस्तर और सरगुजा संभाग में ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये फसलों के उत्पादन के आधार पर हम 2021 21 22 के डाटा देख रहे हैं। तो पल्सेस के अंतर्गत, दलहन के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है? चना का हो रहा है। ठीक है, दलहन के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है? चना का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब ऑयल सीड्स की बात करते हैं, तिलहन की बात करते हैं।
ठीक है, तिलहन या ऑयल सीड्स की बात करते हैं। तो ऑयल सीड्स में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है, अगर ऑयल सीड की बात कर रहे हैं, तिलहन की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मूँगफली का है, ग्राउंड नट का है, उसके बाद है सोयाबीन का है, उसके बाद राई सरसों है। ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, मूँगफली, राई सरसों, फिर उसके नंबर बाद आता है तिल का नाम। 1, 2, 3, 4। ठीक है? ये छत्तीसगढ़ के दलहन, तिलहन और फूड ग्रेन्स का उत्पादन हो गया। छत्तीसगढ़ की मुख्य फूड ग्रेन कौन-सी है? धान है। छत्तीसगढ़ की मुख्य पल्स कौन है? चना है। छत्तीसगढ़ का मुख्य तिलहन कौन-सा है? मूँगफली है ना? ये सब चीज़ें आप देख लेंगे और कभी-कभी क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इससे रिलेटेड। ठीक है? अब देखिएगा, कुछ-कुछ चीज़ें मैं डाटा दे रहा हूँ जिसकी छत्तीसगढ़ में धान जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ना? छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर धान सबसे ज़्यादा होता है? धान जो है वो है जांजगीर चांपा में धान जो है सर्वाधिक हो, जांजगीर चांपा। दूसरे नंबर पर आता है, ये आरजेएन से मैं राजनांदगांव लिखता हूँ, जांजगीर चांपा को जेएनसी लिखता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं जांजगीर चांपा लिख दिया। पहले नंबर पर जांजगीर चांपा है, दूसरे नंबर पर राजनांदगांव। ठीक है? धान के मामले में। दूसरा जो है गेहूँ के मामले में, पीट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में, बेमेतरा में होता है। ठीक है? और दूसरे नंबर पर है राजनांदगांव। अभी दूसरे नंबर पर कौन है? राजनांदगांव। ठीक है? तीसरा जो है गेहूँ, गेहूँ हो गया। फिर बात करते हैं, ज्वार की बात करते हैं। तो ज्वार सबसे ज़्यादा होता है सुकमा में। कहाँ हो रहा है? सुकमा में सबसे ज़्यादा होता है और दुर्ग में होता है। पहले नंबर पर सुकमा, दूसरे नंबर पर दुर्ग, ज्वार। मक्का के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था, तो मक्का से रिलेटेड देख लेते हैं चीज़ें ये। मक्का जो है सबसे ज़्यादा जो होता है बलरामपुर। ठीक है? बलरामपुर में सबसे ज़्यादा हो रहा है मक्का। और दूसरे नंबर पर जो है कोंडागांव। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक? पाँचवा जो है मेन बात करते हैं चना। चना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चना सबसे ज़्यादा होता है राजनांदगांव। हो रहा है, राजनांदगांव पहले नंबर पर है और चना में कबीर धाम जो है दूसरे नंबर, जिसको हम कवर्धा भी बोलते हैं। कवर्धा या कबीर धाम दूसरे नंबर पर है। ठीक है? गन्ना के भी छत्तीसगढ़ में बोया जाता है और छत्तीसगढ़ में गन्ना के शुगर मिल्स हैं। तो गन्ना जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कबीर धाम जिला में होता है। हो रहा है, कबीर धाम जिला या कवर्धा फर्स्ट नंबर पे। और दूसरे नंबर पर जो है गन्ने में आता है बेमेतरा। बेमेतरा, इसको याद रख लेंगे। ठीक है? सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है राजनांदगांव में हो रहा है। ठीक है? और दूसरे नंबर पे है कबीरधाम। ठीक है? उड़द,
उड़द जो है सबसे ज्यादा उड़द जो है कोंडागांव। कों- कोंडागांव में सबसे ज्यादा है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर है रायगढ़। रायगढ़ को RIG लिख दिया हूँ। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी फसलें हैं जिनका उत्पादन आप देख सकते हो। इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप बना लोगे। तो इस डाटा को जो है बार बार पढ़िएगा इसको। मेन जो है धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, चना, गन्ना, सोयाबीन, उड़द। और एक जैसे आपको मालूम है अगर कुल्थी आता है ना यार, कुल्थी आता है तो कुल्थी जो है सबसे ज्यादा कोंडागांव और जसपुर में होता है। ये सब कोर्स मिलेट में आते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? कोंडागांव और सूरजपुर। और इनके लिए जो है कम उपजाऊ क्षेत्र में भी ये आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एग्रीकल्चर से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर कुछ डाटा हो गए। ठीक है। और दूसरा एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं इसको हम? हॉर्टिकल्चर। जिसको हिंदी में कहा जाता है बागवानी। ठीक है। कौन कौन सी फसलें बागवानी आती हैं? तो सारी कौन कौन सी फसल बागवानी फसलें में है? जैसे सब्जियां होती हैं, फल हो रहे हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, मसाला है। ठीक है। आजकल तो छत्तीसगढ़ में चाय की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेन पार्ट एरिया में चाय होते हैं। ठीक है। पुष्प होता है, फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। और मेडिसिनल प्लांट होते हैं, मेडिसिनल और एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मतलब एरोमेटिक प्लांट को बोलते हैं सुगंधित पौधे। ठीक है। ये सब किस में आते हैं? ये हॉर्टिकल्चर में आते हैं। आ रहे हैं ये सब हॉर्टिकल्चर या बागवानी में आते हैं। ठीक है। सब बागवानी के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो छत्तीसगढ़ में बागवानी के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा फसल किसकी ली जाती है ना? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा फसल जो ली जाती है हॉर्टिकल्चर में, अ, वो है सब्जियां। सब्जी हैं, फल है, दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर मसाला है, चौथे नंबर पर फ्लावर है, पुष्प है, फिर औषधि पद फसल, मेडिसिनल प्लांट। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है लिए जाने वाली मुख्य फसलें हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में चाय की खेती को प्रोत्साहित कहाँ किया गया है? पार्ट एरिया में, मेन पार्ट एरिया में। ठीक है। कपास बागवानी की फसल नहीं है, यह मनी क्रॉप के अंतर्गत आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में चाय के उत्पादन का जो प्रारंभ किया गया है जसपुर। ठीक है। और कुछ मात्रा में चिल्पी घाटी, कबीरधाम वाला। कॉफी, कॉफी की फसल कहाँ ली जाएगी? बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र में कॉफी। ठीक है। लीची का उत्पादन भी छत्तीसगढ़ में प्रोत्साहित किया जा रहा है जसपुर एरिया में। ठीक है। और मसाला का रिसर्च सेंटर ही कहाँ पे खुला है? रायगढ़ में खुला है। ठीक है। रायगढ़ में जो है मसाला सेंटर खुला हुआ है, मसाला रिसर्च सेंटर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक योजना है जिसका नाम है ODOP। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। एक जिला और एक उत्पाद।
ठीक है। वन वन डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह योजना है और भारत सरकार के द्वारा यह योजना चालू की गई है। सरकार के द्वारा कृषि और मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है 28 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 28 जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं और पूरे देश के संदर्भ में 728 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लेंगे और ये वेबसाइट पर लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए जैसे सरगुजा है। ठीक है, सरगुजा। सरगुजा संभाग में बहुत सारे जिले हैं, तो सरगुजा में जैसे मान लीजिए हम बात करें बलरामपुर, तो बलरामपुर में कौन सा प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया गया है? मूंगफली को। कौन सी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात की गई है? मूंगफली को बढ़ावा। ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं लीची को कहाँ किया गया है? तो सरगुजा में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लीची कहाँ का आएगा? सरगुजा का है। ठीक है। टमाटर जो है कोरिया का है वन प्रोडक्ट में। टमाटर टमाटर। ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम आता है ऐसे। किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है। जैसे बिलासपुर है, तो बिलासपुर से मछली के उत्पादन को प्रोत्साहन करने की बात। ठीक है। जैसे जीपीएम है गोरेला, जीपीएम डिस्ट्रिक्ट है गोरेला पेंड्रा मरवाही। ये सीताफल। ठीक है, सीताफल। ये इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ 2021-22 में यह बातें बताई गई हैं। ठीक है। जैसे रायगढ़ है, तो रायगढ़ से टमाटर। ठीक है, ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक उसी प्रकार अगर रायपुर से हम बात करते हैं, रायपुर का जो है वो फूड प्रोसेसिंग है, जेम जेली फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया गया रायपुर से। धमतरी का जो और प्रोडक्ट है वो है धान है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दुर्ग की बात करते हैं, तो दुर्ग से वन प्रोडक्ट है दुर्ग का टमाटर है। दुर्ग के अंतर्गत जो है बालोद आता है, तो बालोद से है अदरक है। वैसे पहचान किया गया है। कबीरधाम, भगवान में गन्ने की खेती हो रही है। यहाँ पे जो है गुड़ को प्रोडक्ट बनाया किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बस्तर की बात करते हैं, तो बस्तर या जगदलपुर की बात करते हैं तो इमली है। जगदलपुर। ठीक है। कांकेर जो है सीताफल। ठीक है। दंतेवाड़ा जो है आम। कोंडागांव काजू। ठीक है। तो ऐसे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन छत्तीसगढ़ के लगभग 28 जिले जो है, 5 जिले जो नहीं बने थे उससे पहले 28 जिले को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। और बीजापुर से महुआ है। बीजापुर से महुआ। ठीक है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंतर्गत है। ये मुख्य मुख्य फसलें हैं। बलरामपुर से मूंगफली है। लीची कहाँ से है? सरगुजा से। कोरिया से टमाटर है। बिलासपुर से मछलियाँ हैं। जीपीएम से सीताफल है। रायगढ़ से टमाटर है। तो ऐसे आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिएगा, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति जो मिल्क की उपलब्धता जो है, पर पर्सन कितना मिल्क उपलब्ध है छत्तीसगढ़ में एक दिन प्रति व्यक्ति, ये 2021-22 का डाटा है। और दुग्ध की उपलब्धता जो है, उपलब्धता जो है पर पर्सन पर डे 171 ग्राम, 171 ग्राम पर पर्सन जो है, यह उपलब्धता है दूध की छत्तीसगढ़ में। ठीक है। पशुओं की जो जनगणना की गई थी 2007 में, ठीक है, के आधार पर जो पशुओं की संख्या का जो क्रम है, संख्या का क्रम है, तो पहले गोट प्रजाति के जो है सबसे ज्यादा, बकरियां जो है वो सबसे ज्यादा, ये क्या है, गोट प्रजाति की है। दूसरे नंबर पे जो है भैंस आएंगे। तीसरे नंबर पर जो है बैल और गाय है। तो ऐसा सीक्वेंस है छत्तीसगढ़ में मवेशियों का, कैटल्स का, जो 2007 का जो है पशु जनगणना है उसके अनुसार। ठीक है। ये पशु जनगणना क्या है, 2007 का है। अब देखिए पशु जनगणना जो है 2019 के जो आंकड़े हैं, 2019 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर देखेंगे, कुल पशुओं की संख्या जो है 1.59 करोड़ थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो है गोट प्रजाति के हैं। पहले नंबर पर कौन है, गोट है। ठीक है। दूसरे नंबर पर वही है, भैंस है। तीसरे नंबर पर बैल और गाय। यही सीक्वेंस है। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, पशुओं की जनगणना 2007 और 2019। तो संख्या वही है, गोट सबसे ज्यादा है, फिर भैंस जाति के, फिर बैल और गाय। ठीक है। नेक्स्ट लिख देते हैं, तीसरी या मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन। मछली उत्पादन ये जो है इको सर्वे में ये थोड़ा डाटा चेंज हो जाते हैं ना। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जितने भी वाटर बॉडीज है ना, उस वाटर बॉडीज का 98.09% पर जो है मछली उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी वाटर बॉडीज हैं, टोटल टोटल वाटर बॉडीज का जो है 98.09% जो है पार्ट पर क्या किया जा रहा है, मछली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मछली उत्पादन के लिए फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। और 2021-22 में ये फिश कोऑपरेटिव सोसाइटी जो समिति थी, उनकी संख्या 1674 है। ठीक है। 2021-22 में। ठीक है। फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रिवोल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन या नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किसका है, मछली उत्पादन से है, मछली
उत्पादन से। ठीक है। मछली उत्पादन से इसका संबंध। ठीक है। फिश सीड प्रोडक्शन में, उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान जो है पूरे भारतवर्ष में 5th नंबर पर। और इनलैंड वाटर में, तो उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन मतलब छत्तीसगढ़ का कोई भी एरिया से नहीं है, जितने भी यहाँ मछली का उत्पादन होता है यहाँ पर क्या होता है, इनलैंड वाटर में, लेक में होता है, पॉन्ड्स में होता है। उसमें पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का पोजीशन जो है 6th नंबर पर। इनलैंड वाटर में ना, पूरा ओवरऑल मछली उत्पादन में नहीं, केवल नदी मतलब इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर या मीठे जल में मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान जो है 6th नंबर पर। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखेंगे कि बस पॉइंट्स को नोट करवा देता हूँ। छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से 3 कृषि जलवायु में डिवाइड किया गया है। 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत सारे सब डिवीजन है, विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से जो है 3 जो है एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन में डिवाइड की, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन। क्या कहा जाता है इसको? एग्रीकल्चरल क्लाइमेट जोन कहा जाता है। इनमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है नॉर्दर्न पार्ट, तो सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा। दूसरा जो है प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ का मैदान। और तीसरा जो है बस्तर, बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा क्षेत्र। 3 क्लाइमेट जोन में छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया गया। बस इतना ही आप लोग जानिए, इससे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक। छत्तीसगढ़ में जो है धान की खरीदी के लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी जो है संचालित है। और मंडियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में क्या किया जाता है, धान की परचेसिंग की जाती है। धान की किसानों को धान को गवर्नमेंट एमएसपी पर, रेट पर क्या करती है, वो खरीदती है। और बहुत सारे आंकड़े हैं, जब हम जीएस पढ़ेंगे, सॉरी बजट पढ़ेंगे और आंकड़ों को हम देखेंगे। ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है, या एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मार्केटिंग है, जिसको हम, या विपणन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन जो है वह 23
दिसंबर 2023 में किया गया था। इसका नाम था छत्तीसगढ़ राज्य गढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी। ठीक है। ये क्या करता है, यह मंडी जो है एमएसपी पर क्या करता है, किसानों से प्राइस को परचेस करता है। ठीक है। तो मार्क फेड के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मार्क फेड के नाम से जाना। ठीक है। मार्क फेड। और जनजातीय क्षेत्रों में इसको क्या कहा जाता है? राज्य लघु वन संग्रह ट्राइफेड है, मार्क फेड है। ये क्या है? एग्रीकल्चर क्षेत्र के। ये क्या करता है? ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट को खरीदता है। क्या करता है? यह फॉरेस्ट प्रोडक्ट को खरीदता है, ये ट्राइफेड। ठीक है। और ये क्या करता है? यह अनाजों को खरीदता है ये। ठीक। ऐसी कृषि उपज मंडी, सब मंडी, बहुत सारे जो है बनी हुई। तो सरकार को जो है एमएसपी पर जो है क्या करती है? एमएसपी की घोषणा जो है वह केंद्र सरकार करती है। क्या करती है? केंद्र सरकार में घोषणा करती है। जो रबी क्रॉप है और खरीफ की क्रॉप है, ये बोने से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर, जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक कमीशन बना हुआ जिसका CACP, एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये बना है। और यह क्या करता है? यह एमएसपी का अनाउंसमेंट जो है साल में 2 बार करता है, एक रबी की फसल के लिए और दूसरा खरीफ की फसल के लिए। उसके बोए जाने से पहले क्या होता है? एमएसपी का अनाउंसमेंट किया जाता है। और एमएसपी के रेट से ही गवर्नमेंट की जो एजेंसियां होती हैं ना, तय रेट से ही क्या करती हैं, वो किसानों से क्या करती हैं? अनाज को परचेस करती हैं, अनाज को खरीदने का काम करती हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि एक एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कृषि मूल्य नीति, जिसके अंतर्गत जो है एमएसपी होता है। एमएसपी के बाद होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है एक। ठीक है। प्रोक्योरमेंट, फिर एक होता है इशू प्राइस होता है। इशू प्राइस होता है। एमएसपी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थन, को बोलते हैं वसूली कीमत, और इसको बोलते हैं जारी। इशू प्राइस का संदर्भ जो है पीडीएस सिस्टम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इसका संबंध होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। बजट जब सेशन आपको करवाऊंगा तो कृषि से रिलेटेड और चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगला क्लास में और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।